देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 46 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने बनारस से पीएम मोदी के सामने अजय राय को टिकट दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से मैदान में उतारा है। इसके अलावा हाल ही में बसपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सांसद दानिश अली को उनके ही संसदीय क्षेत्र अमरोहा से टिकट दिया गया। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कार्ति पी चिदम्बरम को उम्मीदवार बनाया गया है और नागपुर से नितिन गडकरी के सामने कांग्रेस ने विधायक विकास ठाकरे को मैदान में उतारा है। इसके अलावा राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए रिक्त छोड़ी है। कांग्रेस के बाद बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट आज रविवार को जारी कर सकती है। दरअसल कल शनिवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद ओडिशा के बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि भाजपा और बीजेडी के बीच कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम राज्य की सभी 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हमने आज बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से बात की है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि इन गिरफ्तारियों के बावजूद इंडिया झुकेगा नहीं। कल्पना सोरेन ने बताया कि अभी अरविंद केजरीवाल जी की धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल जी से बात कर उन्हें साहस देने का प्रयास किया। एक साथी के रूप में मैं उनकी परेशानियों को समझ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारी, और वह भी तब जब देश में आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई हो, यह एक लोकतांत्रिक देश के लिए सामान्य घटना नहीं है। कल्पना सोरेन ने आगे लिखा कि संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज रविवार को पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान होलिका दहन के समय पुतला फूंका जाएगा और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जानकारी देते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार देश की संस्थाओं को खत्म कर रही है। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है। विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। सरकार ने बिना किसी सबूत के पहले ही सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर रखा है और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब सड़कों पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कल शनिवार को शराब नीति घोटाला मामले में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 60 करोड़ का मनी ट्रेल भाजपा के खाते में मिला, इसीलिए इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आतिशी ने कहा कि मैं आपको शराब घोटाले के मनी ट्रेल की सच्चाई बताती हूँ। 9 नवंबर को शरद चंद्र रेड्डी मामले के एक प्रमुख गवाह ने ईडी को बयान दिया कि उन्होंने न अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए, न विजय नायर को और न ही किसी और आम आदमी पार्टी नेता को। इस बयान के अगले दिन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद शरद रेड्डी का बयान पलटकर केजरीवाल जी के खिलाफ हो गया और फिर ईडी ने शरद रेड्डी को छोड़ दिया। इस दौरान शरद रेड्डी ने आबकारी नीति लागू होने के समय भाजपा को चुनावी बॉन्ड के जरिए 4.5 करोड़ रुपए दिए और गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ और दिए। दरअसल पहले वो गिरफ्तार हुए, फिर भाजपा को पैसे दिए, फिर केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया और बयान पलटने के बाद ही ईडी ने उन्हें बेल दे दी और फिर उन्होंने भाजपा को और पैसे दिए और अब उनके इस बयान के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है कि इस मामले में चूंकि पैसे का लेन देन सीधे भाजपा के पास जा रहा है और अपराध की कमाई सीधे भाजपा तक पहुंच रही है, इसलिए इस मामले में भाजपा को आरोपी बनाया जाना चाहिए। हम ईडी से अपील करते हैं कि वह नड्डा से पूछताछ करें और अगर वह पूछताछ में सहयोग नहीं करते तो उन्हें भी गिरफ्तार कर आरोपी बनाया जाना चाहिए। आप नेता ने आगे कहा कि भाजपा ने कभी सोचा नहीं था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए यह जानकारी कभी सामने आएगी। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और 6 दिन की रिमांड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है और इसीलिए केजरीवाल तुरंत रिहा होने के हकदार हैं।
याचिका में मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की भी मांग की गई थी, लेकिन अब उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। दरअसल अदालत ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व बागी विधायक राजेंद्र राणा ने कल शनिवार को कहा कि कांग्रेस में और भी कई विधायक घुटन महसूस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वे भी पार्टी छोड़ने का साहस दिखाएंगे। उन्होंने राज्य में पैदा हुई राजनीतिक आपदा के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि राज्य सरकार वेंटिलेटर पर है। बता दें कि कांग्रेस के 6 अयोग्य विधायक और इस्तीफा दे चुके 3 निर्दलीय विधायकों समेत कुल 9 पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। पंजाब के संगरूर जिले में नकली शराब पीने से 20 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य के एडीजी गुरिंदर सिंह ढिल्लों के अनुसार पुलिस ने 3 केस दर्ज किए और इस सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी आलोचना की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि संगरूर में जिस प्रकार से जहरीली शराब के कारण पिछले 4 दिनों में 21 लोगों की मौत हुई है, जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है कि यह संख्या बढ़ सकती है। यह घटना बहुत ही दुखद है और ऐसे समय में जब पंजाब के मुख्यमंत्री जी को वहां रहना चाहिए था, लेकिन वे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए दिल्ली आए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि जब आपके राज्य में लोगों की जान जोखिम में हो तो दूसरे राज्य में जाकर ड्रामा करना उचित नहीं है। कर्नाटक में पड़े सूखे की समस्या से निपटने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल राज्य सरकार का आरोप है कि सूखे से निपटने के लिए केंद्र द्वारा फंड जारी नहीं किया जा रहा। इसलिए कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को आपदा प्रबंधन कानून के तहत सूखा राहत राशि जारी करने का निर्देश दे। साथ ही इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार अगर आर्थिक मदद ठुकराती है तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कर्नाटक के लोगों को दी गई मौलिक अधिकार की गारंटी का उल्लंघन माना जाए। एनडीटीवी के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागरिकता संशोधन कानून की वकालत करते हुए कहा कि यह कानून सताए गए लोगों के लिए राहत है। भारत सदियों से सताए गए लोगों का स्थान रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को अपनी भूमिका निभानी होगी। मीडिया एक पंजीकृत, मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए, उसे जवाबदेह होना होगा। भारतीय नौसेना ने लाल सागर के पूर्वी इलाके में पकड़े गए 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। दरअसल भारतीय नौसेना ने लाल सागर के पूर्वी इलाके में समुद्री लुटेरों के खिलाफ 100 दिनों तक अभियान चलाया था। खबरों के मुताबिक इस पूरे इलाके में पिछले 10 साल से समुद्री लुटेरों का आतंक रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले हफ्ते इन्हें कार्गो शिप रूएन से पकड़ा गया था। इन लुटेरों ने शिप को सोमालिया के समुद्री तट से अगवा किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के क्रॉक सिटी हॉल में शुक्रवार शाम को हुई गोलीबारी की घटना को बर्बरतापूर्ण चरमपंथी हमला करार दिया है। इस हमले के बाद कल शनिवार को जनता को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि क्रॉक सिटी हॉल में दर्जनों शांतिपूर्ण और मासूम लोग चरमपंथी हमले का निशाना बने। उन्होंने इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की और हमले के बाद लोगों की जान बचाने में जुटे एम्बुलेंस कर्मचारियों, बचाव दल के लोगों के प्रति आभार जताया। पुतिन ने बताया कि इस घातक हमले में शामिल सभी 4 बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में अभी तक 133 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए हैं। ये लोग क्रॉक सिटी हॉल में शुक्रवार शाम को एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति मॉस्को में हुए हमले का आरोप उनके देश पर मढ़ना चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को में जो हुआ वो साफ है, लेकिन पुतिन और कुछ दूसरे नीच प्रवृत्ति के लोग हमले का आरोप किसी और पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल पुतिन ने हमले के बाद कहा था कि हमलावर यूक्रेन की ओर भाग रहे थे।
वहीं अब जेलेंस्की ने कहा कि रूस हमेशा पुरानी चाल चलता है, वो किसी भी चीज के लिए यूक्रेन पर आरोप लगाता है। उन्होंने कहा कि पुतिन इस हमले के बाद रूसी जनता को दिलासा देने की बजाय पूरे एक दिन तक चुप्पी साधे रहे, ये सोचते रहे कि किस तरह से आरोप यूक्रेन पर मढ़े। आईपीएल 2024 का तीसरा मैच कल शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। टक्कर के इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 4 रनों से हरा दिया है। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 208 रन बनाए थे और हैदराबाद के आगे 209 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन इसके जवाब में हैदराबाद 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 204 रन ही बना सकी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।